जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूँ और आने वाले आदि अनादि काल यानी सभी युग तक रहूंगा। कई सौ वर्ष पहले से इस पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। इस दौरान मैंने कई सभ्यताओं का उदय और अंत होते देखा। रोम की शान देखी तो यूनान की विशाल शक्ति भी देखी। चाणक्य की शौर्य गाथा देखी तो यहीं मुगल सल्तनत का उदय होता भी देखा। वीरंगनाओं की रक्त रंजित देखी तो महाराणा प्रताप सा सम्राट भी देखा। इसी युग में मैंने ब्रिटिश शासन के सूर्य को ढलते हुए भी देखा। पर मैं निरंतर इन सारी घटनाओं का साक्षात साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय के काल को रोक देने वाला भारत हूं। इसीलिए मेरे बारे में मशहूर कवि अल्लामा इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मेरे समय के साथ बदलते रहने की कहानी, मेरे भारत से भारतवर्ष बनने की कहानी अब ईंट की जुबानी। मेरी ये दास्तां कई भाग में रिलीज होगी, जिसका पहला हिस्सा चाणक्य एरा के रूप में आपके सामने पेश है। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर मुकुट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत के बनने की इस कहानी की शुरुआत आज से 2300 साल पहले से होने जा रही है। ये भारतीय मैकियावेली कहे जाने वाले चाणक्य का काल था। आज से 2300 साल पहले की बात है। भारतीय इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि तब मगध राज्य ही भारत का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य हुआ करता था। उसकी राजनीतिक सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। जब सिकंदर की नजर दुनिया को आईना दिखाने वाले देश भारत पर पड़ने वाली थी, तभी मगध में नंद वंश के अंतिम महाराज धनानंद का राज चल रहा था। उस समय दुनिया के सामने एक ही चुनौती थी कि आखिर सिकंदर के विजय जुलूस को कैसे रोका जाए। तब आचार्य चाणक्य को ख्याल आया कि अगर सिकंदर को कोई टक्कर दे सकता है और उसे भारत में अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल मगध राज्य ही है। फिर आचार्य चाणक्य ने फैसला किया कि वो मगध जाकर वहां के महाराज धनानंद से मुलाकात करेंगे और सिकंदर को रोकने के लिए रणनीति बनाएंगे। आचार्य चाणक्य बिना समय गवाए अपने एक शिष्य के साथ मगध की तरफ निकल गए, लेकिन मगध की सीमा में पहुंचने के साथ ही उन्हें मालूम चल गया कि मगध की दिशा और दशा सही नहीं है। यहाँ की आम जनता परेशान है और राजा धनानंद जनता के ही पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब आचार्य चाणक्य मगध के राजमहल के सामने पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि एक तरफ आम लोगों को टैक्स के लिए मारा जा रहा था, तो दूसरी तरफ राज दरबार में ब्राह्मण दान उत्सव की तैयारियां भी चल रही थी। दूर दूर के राज्यों से ब्राह्मण आए थे और उन्हें महाराज धनानंद सोने के सिक्के दान में देने वाले थे। चाणक्य राज दरबार की तरफ बढ़े। आओ आचार्य, आओ। धनानंद के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। बहुत ही उचित अवसर पर आगमन हुआ है तुम्हारा।
प्रणाम महाराज। ब्राह्मणों सुनो, मेरे राज्य में धन की कोई कमी नहीं है, संपत्ति की वर्षा हो रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाराज धनानंद अत्यंत सामर्थ्यवान और शक्तिशाली महाराज है। मेरे यहाँ स्वयं कुबेर विराजमान है, परंतु धनानंद दान देना भी जानता है, और आज दान पर्व के अवसर पर सभी ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा। महामंत्री अमात्य राक्षस। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मणों को नाम लेकर बुलाओ, उन्हें मैं स्वर्ण अशर्फियां दान में दूंगा। उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए कि आखिर धनानंद कौन है, हाँ? ये ब्राह्मण किसी सामान्य राजा के यहाँ नहीं आए हैं। ये युग पुरुष सर्वेश्वर महाराज धनानंद के यहाँ आए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के समक्ष सबसे पहले चाणक्य पधारे। प्रणाम महाराज। आचार्य, ये स्वर्ण अशर्फियां तुम्हें मेरे स्वर्ण काल का स्मरण करवाती रहेंगी। रुकिए महाराज, मैं यहाँ दान लेने नहीं आया। क्या? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए आचार्य? साथ ही मैं यानी मगध महाराज धनानंद ये जानने के लिए इच्छुक हूं कि तुमने मेरा तिरस्कार क्यों किया। क्या तुम्हें पता नहीं कि महाराज धनानंद के दान को मना करने की क्या सजा हो सकती है? तुम इतने नादान तो नहीं लगते हो। महाराज, अगर आप सत्य सुनेंगे तो आहत होंगे। हो सकता है कि पीड़ा की वजह से आपका हृदय भी दुख जाए, क्योंकि सत्य काफी कठोर और निष्ठुर होता है। शाश्वत सत्य आपके दुखों का कारण भी बन सकता है, ऐसा दुख जिसका स्मरण आपको मृत्यु काल तक रहेगा महाराज। आचार्य, मैं किसी भी सत्य को सुन सकता हूँ। लगता है तुम्हें अच्छे से ज्ञात नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी गलती करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करते। इस गलती के लिए तुम्हें कारावास में भी डाला जा सकता है। महाराज, मैं जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। प्रजा को आतंकित करके उससे छीना हुआ धन दूषित और मलिन होता है। इस धन का छोटा सा भाग Use headphones for better experience. आचार्य, कुरूप ब्राह्मण जिसके पांव भी जात हो जाना चाह दूंगा, तब तक अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। दरबार में सभी लोग खड़े हो चुके थे। इसके बाद चाणक्य ने दरबार में ही अपनी चोटी को खोलना शुरू किया, और जितनी बार उन्होंने चोटी खोलने के लिए हाथ घुमाया, उतनी बार बादल तेज तेज गरज रहे थे। मगध साम्राज्य के दरबार में कौन राजा धनानंद को चुनौती दे रहा था? आखिर कौन कह रहा था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा? आपको बता दें, अखंड भारत की कल्पना कोई 100-200 साल पहले नहीं की गई थी। ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है, और ना ही अखंड भारत की पहली कल्पना सरदार पटेल ने की थी, बल्कि अखंड भारत की पहली कल्पना आज से 2300 साल पहले की गई थी। और जिस महानायक ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गंधार से लेकर असम तक
एक भारत की सोच रखी थी, उसे दुनिया के इतिहास ने 3 नामों से याद रखा, विश्वगुप्त, कौटिल्य या गुरु चाणक्य। एक नए अखंड और अद्भुत भारत के बनने की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस देश की पावन धरती में गुरु चाणक्य का जन्म हुआ था। चाणक्य की माता का नाम चनेश्वरी और पिता का नाम चनक था। वैसे तो किसी काल से चाणक्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस समय के भारत को महाजनपदों का भारत भी कहा जाता था। उस समय का भारत जनपदों में बटा हुआ था, जिसके मुख्य जनपद कुछ इस तरह नजर आते थे। काशी, आज का वाराणसी, कौशल, आज के समय के अयोध्या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, मगध, आज के पटना और गया का इलाका, वज्जी, बिहार के दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, अंग, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र, मल्ल, आज का देवरिया उत्तर प्रदेश, जीतिया, आज का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश, वत्स, आज का प्रयागराज, अवंती, आज का मालवा मध्य प्रदेश, मत्स्य, आज का जयपुर राजस्थान, कुरु, आज की दिल्ली और हरियाणा, पंचाल, आज का उत्तरी उत्तर प्रदेश, शुरासेना, आज का मथुरा, स्मका, दक्षिण भारत की गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, और गंधार, पेशावर और रावलपिंडी जो कि आज का पाकिस्तान है। ये सब उस दौर के महाजनपद हुआ करते थे। इनके अलावा भी छोटे छोटे राज्य थे जहाँ शास्त्र और राजा की इच्छा के अनुसार राजपाट चलता था। वो वक्त 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। उस दौर के मगध में ग्वाल्य नाम का एक गांव हुआ करता था जो कि आज के पटना के आसपास का क्षेत्र है। इस गांव में कई ऋषि मुनि और विद्वान रहा करते थे। उन्हीं में से एक आचार्य चणक भी थे। पेशे से आचार्य चणक अध्यापक थे। आचार्य चणक और उनकी पत्नी शिष्यों को अपनी संतान